जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं लाइव आ चुका हूँ, तो काइंडली आप लोग ज्वाइन कर लें। जी 13 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिए। जैसे 50% ज्वाइन करते हैं हम शुरू करते हैं। जी 22 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिए। जैसे ही 50% ज्वाइन करते हैं तो हम लोग शुरू करते हैं। एक चीज़ आपको मैंने और एक्सप्लेन करनी थी, जो CTS पोर्टल है उसके अंदर कुछ चीज़ें अपडेट हुई हैं दोबारा से, और उसमें अब नया कॉलम आ गया कि कितने % स्टूडेंट्स ने आप लेक्चर को ज्वाइन किया है। तो अब हमें वहाँ पे परसेंटेज लिखनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली ये वीडियोस भी हम साथ में ऑनलाइन लगा रहे हैं, तो इसमें नंबर आ जाते हैं जो देख रहे होते हैं। तो जितने ज़्यादा स्टूडेंट आप लोग ज्वाइन करेंगे उतने हम परसेंटेज निकाल के तो उधर उसमें ऐड करेंगे। तो काइंडली आप जो हैं वो ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं ज्वाइन किया करें लेक्चर को, ताकि हम मैक्सिमम परसेंटेज जो है वहाँ पे एंटर कर सकें। ठीक है जी, 30 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिए। जी 33 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिए। जी 33 स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिए। चलें हम लोग शुरू करते हैं फिर। आज का हमारा टॉपिक जो था, यस्टरडे हम लोगों ने कल सीलिंग तक जो है वो कंप्लीट किया था कि हाउ टू सील द एम्प्यूल्स, फिल्ड एम्प्यूल्स जो हैं उनको सील कैसे करना है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कि जी हाउ टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग सीलिंग। आपको ये पता है कि सीलिंग जो है इस फॉर्म में वो बाय द यूज़ ऑफ हीट होती है। हीट एनर्जी के साथ हम लोग ग्लास को मेल्ट करते हैं, और ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम होता है, उससे हम लोग ग्लास को मेल्ट करते हैं, तो बहुत हाई टेम्परेचर होता है। तो अगर आपको याद हो तो जो लास्ट ड्रॉप फिलिंग के दौरान जो इशू आता था कि जो लास्ट ड्रॉप नीडल के साथ लगा रह जाता है और वो एम्प्यूल के अंदर नहीं गिरता, जब नीडल बाहर निकलती है तो देयर आर चांसेस कि वो लास्ट ड्रॉप या नीडल जो है वो इन कांटेक्ट आए विद द नेक ऑफ द एम्प्यूल। तो उस केस में इशू ये बनता था कि जो लास्ट ड्रॉप था वो लग जाता था विद द नेक ऑफ द एम्प्यूल, और नेक पे हम लोग हीटिंग करते थे तो वो बर्न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे। तो वो भी इसी वजह से होते थे बिकॉज वहाँ पे
जी अब देखिएगा, अब आपको आवाज़ सही आएगी। तो ये इसलिए होता था बिकॉज हाई टेम्परेचर के ऊपर आप उसको हीट करते थे। तो यहाँ पर अब वही चीज़ दोबारा आ गई है कि हमने जो प्रोडक्ट की डिकम्पोजिशन है हाई टेम्परेचर के ऊपर ड्यूरिंग सीलिंग, उसको हमने अवॉइड करना है। कि हम कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो उसके लिए एयर इन द स्पेस अबव द प्रोडक्ट इन द एम्प्यूल इज़ रिप्लेस्ड बाय एन इनर्ट गैस। तो सबसे पहले जब आप एम्प्यूल की फिलिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर नाइट्रोजन को इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। फिर उसके अंदर प्रोडक्ट को इंसर्ट किया जाता है और एंड पे फिर नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड को इंसर्ट किया जाता है। ये एक टू वेज भी हो सकते हैं और वन वे ये हो सकता है कि पहले आपका प्रोडक्ट आता है और प्रोडक्ट आने के बाद फिर उसके ऊपर जो स्पेस अवेलेबल होती है वहाँ पे नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको इंसर्ट किया जाता है ताकि जो एयर उसके अंदर प्रेजेंट है उसको रिप्लेस किया जा सके बाय द इनर्ट एयर, ठीक है। और वो इनर्ट एयर जब रिप्लेस होगी तो वो दो काम करेगी। नंबर वन, एक तो वहाँ से जो एयर है उसको रिमूव करेगी और दूसरा कोई अगर प्रोडक्ट ऊपर लगा रह गया है तो जब ये ब्लो होगी उसके अंदर तो वो प्रोडक्ट भी वहाँ से नीचे की तरफ मूव कर जाएगा या एवापोरेट कर जाएगा। दोनों केसेस में कुछ भी हो सकता है। वाइल्स एंड बॉटल्स के अंदर रबर स्टॉपर है हमारे पास। ये जो पहला मैंने आपको बताया था ये बताया था विद रिस्पेक्ट टू दी एम्प्यूल्स। अगर यही काम अपने सीलिंग के दौरान कंटेमिनेशन से बचना है, सीलिंग के दौरान प्रोडक्ट के डिकम्पोजिशन से बचना है वाइल्स और बॉटल्स के अंदर, तो उस केस में आपके पास रबर स्टॉपर होता है। वाइल के केस में कंटेमिनेशन चेंजेस आर मच मोर ड्यू टू बिगर ओपनिंग्स। अब एम्प्यूल के अंदर जो ओपनिंग होती है नेक ओपनिंग वो कंपैरेटिवली छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू द नेक ओपनिंग ऑफ द वाइल्स। तो देयर आर मच मोर चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन इन द वाइल्स एज़ कम्पेयर टू इन द एम्प्यूल्स। इस केस के अंदर जो आपका वाइल्स को, वह तो हम लोग दोनों ही एम्प्यूल को भी लैमिनर फ्लो के नीचे उसको फिल करते हैं और इसी तरीके से जो वाइल्स हैं उनको भी हम लेमिनर फ्लो हुड के अंडर जो है हम लोग उनको फिल करते हैं। क्लोरम मस्ट बी फिल्ड टू द माउथ ऑफ द कंटेनर स्नगली एंड इलास्टिकली विल सील द माउथ रिजिडिटी। इस केस के अंदर जो आपका रबर स्टॉपर होता है वो फिक्स हो जाता है, सील कर देता है। तो रबर होता है वो जैसे ही आप उसको अप्लाई करते हैं ओवर द नेक ऑफ द वाइल, तो अप्लाई होने के बाद आप उसको दबा देते हैं तो वो उसके अंदर फंस जाता है और उसको उसके माउथ को रिजिडली पकड़ लेता है। तो ये एक वे है सील करने का। क्लोजर इस केस में मैकेनिकली इंसर्ट किए जाते हैं और ऑटोमेटेड प्रोसेस के थ्रू क्लोजर्स को इंसर्ट किया जाता है, रबर स्टॉपर्स को इंसर्ट किया जाता है वाइल्स के अंदर। द क्लोजर सरफेस आर हेलोजिनेटेड और ट्रीटेड विद सिलिकॉन। एक और वे ऑफ कंटेमिनेशन ये भी है कि कुछ केसेस में जो हमारे क्लोजर्स के क्या जो स्टॉपर्स रबर स्टॉपर्स होते हैं ये सेल्फ कंटेमिनेशन का बायस बनते हैं। तो इस केस के अंदर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम क्लोजर्स को जो है उसको ट्रीट करें विद सिलिकॉन या हैलोजन गैसेस के साथ, इनर्ट गैसेस के साथ उसको ट्रीट करें ताकि कोई किसी किस्म की जो कंटेमिनेशन है वो उसके ऊपर ना रहे और सिलिकॉन उसको कवर करके तो उसकी जो रफ़ सरफेसेस हैं उसको स्मूथ कर दे, ठीक है। जो रबर क्लोजर्स हैं हेल्ड इन प्लेस बाय एल्यूमिनियम कैप। अब जब आप रबर स्टॉपर लगा लेते हैं तो फिर इसके ऊपर एक एल्यूमिनियम कैप लगाया जाता है। दीज कैप्स आर क्रिम्ड अंडर द नेक ऑफ द वाइल। इसको जैसे ही आप जो रबर स्टॉपर के ऊपर ये जो कैप होता है एल्यूमिनियम का इसको रखते हैं और नीचे से इसको क्रिम कर देते हैं ताकि ये पकड़ ले नेक को, ठीक है। तो इसकी क्रीमिंग होती है। क्लोजर के नॉट बी रिमूव विदाउट टीयरिंग द सील। जब तक आप इस सील को टीयर ऑफ नहीं करेंगे तब तक ये क्लोजर जो ऊपर लगता है ये रिमूव नहीं होगा। जब तक ये रिमूव नहीं होगा तब तक यू कांट रीच द इनर सील फॉर द पेनिट्रेशन। सो इसलिए जो रबर सील है वहाँ तक पहुँचने के लिए इंजेक्शन को सिरिंज को उसमें पेनिट्रेट करने के लिए इंजेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो एल्यूमिनियम कैप्स हैं रबर स्टॉपर के ऊपर उनको टीयर अप करें और ये टीयरिंग जो है फिर टेम्पर प्रूफिंग का भी काम करती है। जहाँ तक बात है एल्यूमिनियम कैप, सेंटर ऑफ द कैप कैन बी रिमूव टू एक्सपोज रबर सील। ये पूरे का पूरा एल्यूमिनियम कैप जो है ये रिमूव नहीं होता, रादर इसकी जो सरफेस होती है सरफेस के सेंटर का पार्ट जो है वो टीयर ऑफ करते हैं। जस्ट लाइक जैसे आप जो ये बेवरेजेस का या सॉफ्ट ड्रिंक का जो टिन कैन लेके आते हैं तो उसके ऊपर जो लिड के अंदर एक जगह बनी होती है इसको आप खोलते हैं, वहाँ से आप उसको ड्रिंक करते हैं।
तो वो पूरा का पूरा लिड ओपन नहीं होता। इसी तरीके से इसके अंदर भी जगह बनी होती है, उसको आप टीयर ऑफ करते हैं तो नीचे आपको रबर जो है स्टॉपर मिलता है, जिसको आप फिर पियर्स कर सकते हैं बाय दी नीडल। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो वायल्स और एम्प्यूल्स हैं उनको हम लोग सील करते हैं ताकि कंटेमिनेशन से बचा जा सके। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो स्टीरिलाइजेशन का टॉपिक है, और ये टॉपिक जो है स्टीरिलाइजेशन का, ये आप लोगों ने डिटेल में स्टीरिलाइजेशन बहुत दफ़ा पहले जो है वो पढ़ी भी है, तो मैं वही चीज़ें कुछ आपके सामने दोबारा से रिपीट करूँगा। पेरेंटल प्रोडक्ट्स को जब हम लोग फिल कर लेते हैं, सील कर लेते हैं, तो फिर उसके अंदर मेजरली हम लोग फिर टर्मिनल स्टीरिलाइजेशन की तरफ जाते हैं। ये वो स्टेरिलाइजेशन होती है जो फिलिंग और पैकिंग के बाद हम लोग लास्ट स्टेप में करते हैं, ताकि अगर इन तमाम जो हमने एक प्रोसीजर यूज़ किया है जिसके अंदर हमारे पास हमने कोशिश ये की है कि हमारा प्रोडक्ट कंटेमिनेट ना हो और कोई भी फॉरेन मैटर उसके अंदर ना जाए, लेकिन फिर भी इसके बावजूद अगर कोई मैटर, कोई बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस हैं, तो वो बिल्कुल हम एट द एंड आर्स हम उसको भी ख़त्म करते हैं। और वो कैसे करते हैं कि एम्प्यूल जब फिल हो जाता है, वाइल्स जब फिल हो जाती हैं, तो उनको फिर फाइनली मार्केट करने से पहले उसको आप टर्मिनली स्टेरिलाइज करते हैं। अच्छा, अब ये सारा प्रोसेस जो है ये लगता तो बड़ा अच्छा करने में, लेकिन ये तमाम प्रोडक्ट्स के लिए नहीं किया जा सकता। जो थर्मोलेबाइल प्रोडक्ट्स हैं या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोटीनियस नेचर के हैं, जो प्रोटीनियस बायो फार्मास्यूटिकल्स हैं, उन केसेस के अंदर उनको हम लोग फिर स्टेरिलाइज नहीं कर सकते। और देयर शुड बी सम नॉन थर्मल मेथड्स, फॉर एग्जांपल फिल्ट्रेशन का मेथड है या गैसेस के थ्रू हम लोग स्टेरिलाइज कर सकते हैं। और उस केस में ये सारा प्रोसेस फिलिंग से सीलिंग से पहले होगा, फिलिंग और सीलिंग के बाद नहीं हो सकता, बिकॉज फिल्ट्रेशन भी पहले होगी और इनर्ट गैसेस का यूज़ भी पहले होगा। सस्पेंशन इमल्जन कोलाइड ओलिजिनस सॉल्यूशंस दैट आर थर्मोलेबाइल ईच सेपरेटली स्टेरिलाइज्ड एंड देन प्रोडक्ट इज फिल्ड एसेप्टिकली। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो थर्मोलेबाइल है, चाहे वो इमल्शन है, चाहे वो आपका इमल्शन है, सस्पेंशन है, कोलाइड्स हैं, वो हमेशा फिलिंग से पहले स्टेरिलाइज होंगे। फिलिंग के बाद वो एक ही मेथड रह जाता है आफ्टर फिलिंग, वो होता है थ्रू हीट। तो हीट क्योंकि वो को ख़राब करेगी, इसलिए आप उनको हीट के थ्रू नहीं कर सकते। असेसमेंट ऑफ एसेप्टिक प्रोसेसिंग based on contamination rate resulting from the product processing simulation using media fills. Contamination rate no greater than 0.1% at 95% higher generally considered satisfactory. आपको अगर याद हो तो हमने फिलिंग से पहले मीडिया फिल स्टडीज़ पढ़ी थी। मीडिया फिल स्टडीज़ ये कहती थी कि अगर आपने टेस्ट परफॉर्म किया मीडिया फिल स्टडीज़ का और कंटामिनेशन रेट जो है वो 0.1% या 95% कॉन्फिडेंस लेवल से कम है, तो फिर आपका प्रोसेस पास है। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है कि अगर आप अपना जो साथ में प्रोसेस स्टिमुलेशन, जो आपने प्रोडक्ट प्रोसेस स्टिमुलेशन करके चेक किया था, अगर वो रेंज इससे बेहतर आ रही है तो आपका प्रोसेस जो है वो बिल्कुल ठीक है और आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जहाँ तक स्टीरिलाइजेशन की बात है, तो इसमें आम तौर पे हम लोग 3 किस्म के स्टीरिलाइजेशंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। पहली जो टाइप है वो कहलाती है रेडिएशन स्टीरिलाइजेशन। जो रेडिएशन स्टीरिलाइजेशन है ये अल्टरनेटिव टू टर्मिनल स्टीरिलाइजेशन मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, गेनिंग सम मोमेंटम। दीज डेज हम लोग रेडिएशन स्टीरिलाइजेशन को यूज़ कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ टर्मिनल स्टीरिलाइजेशन मेथड, क्योंकि टर्मिनल स्टीरिलाइजेशन मेथड जो है वो ऑटोक्लेविंग के अंदर होता है और वहाँ पे हीट जो है वो जनरेट होती है और हीट थर्मोलेबाइल सब्सटेंस को ख़राब कर सकती है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो थर्मोलेबाइल होते हैं उन केसेस में वी कैन यूज़ रेडिएशन स्टीरिलाइजेशन एज एन अल्टरनेटिव। लो एनर्जी बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉनिक बीम से जो जनरेट होते हैं उनको रेडिएशन के तौर पे यूज़ करते हैं और उनको फिर पेनिट्रेट करवाते हैं थ्रू दी कंटेनर्स। रिसर्च इज़ इन तैमूर बेटा, आपको तो इस वक्त मेरी क्लास सुननी चाहिए, आप मुझे फ़ोन कर रहे हैं। क्लास के बाद बात होगी, फ़िलहाल आप आके क्लास के लिए ज्वाइन करें। अच्छा ठहर, ज़रा मैं उसको मैसेज ही करूँ। ठीक है जी। अच्छा, तो रिसर्च इज़ रिक्वायर्ड बिफोर रेडिएशन स्टीरिलाइजेशन इज़ यूज इन प्लेस ऑफ टर्मिनल स्टीरिलाइजेशन। अभी ये एज इट इज़ हमने उसको यूज़ तो नहीं किया है स्पेसिफिकली
सक्सेसफुली इस प्रोसेस के अंदर, लेकिन ये है कि रिसर्च इस पे जारी है कि रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन क्या अल्टरनेटिव हो सकता है आपका जो टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन है उसका। दूसरा प्रोसेस जो स्टेरिलाइजेशन का हमारे पास आता है वो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन आती है। इसके अंदर जो हमारे पास सॉलिड्स हैं वो उससे हम हाई टेम्परेचर पे लॉन्ग हीटिंग पीरियड्स के लिए हम उसको स्टेरिलाइज़ करते हैं। ग्लास वेयर्स हो गए, मेटल वेयर्स हो गए, इनको हम लोग ड्राई हीट से स्टेरिलाइज़ करते हैं। आमतौर पे आपके एम्प्यूल्स हैं, वायल्स हैं, उनके कैप्स हैं, उनके स्टॉपर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो मशीन के वेयर्स हैं, जो पार्ट्स ऐसे हैं जिनको हम लोग स्टेरिलाइज करना होता है, जो इन कॉन्टैक्ट आते हैं विद द प्रोडक्ट, उनको हम इसमें स्टेरिलाइज़ कर सकते हैं। और जब स्टेरिलाइजेशन हो जाती है तो इन इक्विपमेंट को हमें ड्राई रखना होता है, पायरोजन फ्री इनको ड्राई हो जाते हैं, पायरोजन फ्री हो जाते हैं और स्टीराइल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो पायरोजन फ्री वाला कॉन्सेप्ट है वो तभी पॉसिबल है जब आप लॉन्ग टाइम के लिए इसको ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन को यूज़ करें, ठीक है। सो उसके लिए जो टेम्परेचर डिटेल्स हैं वो पहले आप लोगों ने पढ़ ली हैं, वो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड मेथड है ऑटोक्लेविंग है, जो स्टीम स्टेरिलाइजेशन भी कहलाती है। ऑटोक्लेविंग के अंदर हमारे पास, अगर आपको पता हो तो 121 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 15 टू 20 मिनट्स के लिए या 15 टू 30 मिनट्स के लिए आप ऑटोक्लेव करते हैं अपनी चीज़ को, ताकि ये वो मिनिमम टाइम स्पैन है। अगेन रिपीट करता हूँ, फॉर एट 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 टू 30 मिनट्स, ये वो मिनिमम टाइम स्पैन है जिसमें आपका बैक्टीरिया किल होता है। सैचुरेटेड स्टीम विद हाई प्रेशर जो है वो आप यूज़ करते हैं। स्टेरिलाइजेशन ऑफ एक्वस लिक्विड्स सब्सटेंसेस और दैट कैन बी पेनिट्राइज बाय कैन बी पेनिट्रेटेड बाय स्टीम, उनको हम यूज़ करते हैं। इस केस के अंदर ऐसी प्रोडक्ट जो कि स्टीम अगर पेनिट्रेट कर भी जाए तो ख़राब नहीं होते और हाई टेम्परेचर पे ख़राब नहीं होते, ऐसे लिक्विड उनको हम इस मेथड से स्टेरिलाइज करते हैं। सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी ऑफ 10⁻⁶ बैक्टीरिया अचीव विद टर्मिनल ऑटोक्लेविंग, ये जो सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी है वो 10⁻⁶ तक आप अचीव करते हो। अभी अगर आप जाएंगे तो ये आपको 10 मिलियन के करीब चला जाएगा। तो 1 इन 10 मिलियन 1 इन मिलियन, ठीक है। इतनी ज़्यादा अगर आप 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 टू 30 मिनट तक ऑटोक्लेव करें तो देयर आर चांसेस कि कंटेमिनेशन चांसेस जो हैं वो एज लो एज 1 इन 1 मिलियन रह जाते हैं। कि अगर 1 मिलियन बैक्टीरिया थे तो शायद एक बचे, बाकी सारे मर जाएं, ठीक है, वो भी शायद के साथ है। तो ये आपका थर्ड मेथड था स्टेरिलाइजेशन का। एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी का नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। फॉर टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन एश्योरेंस ऑफ स्टेरिलिटी इज़ बेस्ड ऑन लीथैलिटी ऑफ द प्रोसेस। जितना आपका प्रोसेस लीथल होगा उतनी आपकी जो स्टेरिलाइजेशन है वो एश्योर करेंगे आपके कोई भी वायबल पार्टिकल उसके अंदर नहीं रह गया। फॉर एसेप्टिक प्रोसेसिंग, जहाँ तक ये आपका था कि टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन के लिए था। जहाँ तक बात है फॉर एसेप्टिक प्रोसेसिंग वेयर कंपोनेंट्स यूज्ड टू स्टेरिलाइज सेपरेटली बाय वैलिडेटेड प्रोसेस एंड एसेप्टिकली पुट टुगेदर, assurance of sterility is based on evaluation of number of products that were contaminated during the process। जो aseptic processing है टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन से पहले, उसके अंदर वही मीडिया फिल स्टडीज़ हैं, उसके अंदर वही प्रोसीजर्स हैं बाकी सारे, जिसको आप यूज़ करते हो और यूज़ करने के बाद आप देखते हो कि आपका प्रोसेस के अंदर किस किस टाइम पे कितनी कंटेमिनेशन आई थी, और तमाम डाटा को आप फिर टुगेदर पुट करते हो और उसके बाद देखते हो कंटेमिनेशन के जो टाइम स्पैन था वो कब कब था। जब प्रोसेस शुरू हुआ तब कितनी कंटेमिनेशन थी, जब प्रोसेस एंड हुआ तब कितनी कंटेमिनेशन थी, दरमियान में कितनी कंटेमिनेशन हुई प्रोसेस, तो वो सारा कुछ हम लोग वहाँ पर चेक करते हैं। टेम्परेचर यूज इन ऑटोक्लेव लोअर देन ऑफ ड्राई स्टेरिलाइजेशन इक्विपमेंट मेड अप ऑफ रबर एंड पॉलीप्रोपाइलीन मे बी स्टेरिलाइज्ड बाय कंटेनिंग टाइम एंड मेजर केयरफुली। जहाँ तक बात है रबर स्टॉपर की और जहाँ तक बात है प्रोपाइलिन मटेरियल की, पॉलीप्रोपाइलिन की, उसको अगर हम स्टीराइल करना है तो ऑब्वियसली आप ड्राई हीट से नहीं करेंगे, उसको फिर हम ऑटोक्लेविंग करते हैं। और वो भी इस तरह करते हैं कि हम टेम्परेचर ऐसा रखते हैं उसके ऊपर कि वो डीनेचर ना हो, ख़राब ना हो, ठीक है जी। सो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑटोक्लेविंग के अंदर या स्टेरिलाइजेशन के अंदर। डेक्सट्रोज इंजेक्शन, सब इंजेक्शन एडवर्सली इफेक्ट बाय हाई टेम्परेचर। इसमें डेक्सट्रोज इंजेक्शन की एग्जांपल है कि डेक्सट्रोज एग्जांपल जो है ये हाई टेम्परेचर से इफेक्ट होता है। साइकिल इज़ डिज़ाइन रैपिड टेम्परेचर राइज एंड रैपिड कूलिंग, वाटर स्प्रेज और अदर मेथड इसमें यूज़ करते हैं। हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा देर के लिए इसको नहीं रखते। जो डेक्सट्रोज इंजेक्शन हैं उसको हाई टेम्परेचर देते हैं बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए, फिर एकदम उसको कूल करते हैं। तो ये जो हाई कूल टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होती है, या कुछ केसेस में कूल करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है कि उसके ऊपर हमें वाटर शावर्स देने पड़ते हैं, क्योंकि ये सील्ड होता है, वाटर शावर्स देने पड़ते हैं।
तो एकदम हाई टेम्परेचर दिया, फिर एकदम उसमें ठंडा पानी गिराया ताकि वो ठंडा हो, और फिर 2-3 स्ट्रोक्स देते हैं, इस तरह के साइकिल्स देते हैं हाई एंड लो टेम्परेचर के। उससे फिर उसमें चांसेस नहीं, एक तो कंटेमिनेशन जो है ख़त्म हो जाती है, नंबर 1, और नंबर 2 वो ख़राब भी नहीं होता। ऑटोक्लेविंग इज इफेक्टिव फॉर ड्राई सॉलिड्स, ड्राई प्रोडक्ट्स इन अ सील्ड, इम्प्योर और इन एनहाइड्रस ऑयल। इनके लिए ऑटोक्लेविंग आप लोग कर सकते हैं, ड्राई प्रोडक्ट्स के लिए, एनहाइड्रस ऑयल कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए, या ड्राई सील्ड एम्प्यूल्स के लिए, ड्राई प्रोडक्ट्स इन सील्ड एम्प्यूल्स के लिए। फॉर अदर प्रोडक्ट्स दैट कांट बेयर ऑटोक्लेविंग, इसमें टेंडलाइजेशन और पास्चराइजेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। टेंडलाइजेशन के अंदर टेंडल फैक्टर आपने पढ़ा हो कि आप लाइट मारते हैं और लाइट अगर डिफ्लेक्ट हो जाए पार्टिकल से तो उसका मतलब वो आगे टेंडल आपको इफ़ेक्ट मिलता है। तो एक तो वो उस वे के थ्रू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इस केस में ऑब्वियसली आप कंटेमिनेशन को ख़त्म नहीं कर सकते, आप चेक कर सकते हैं कंटेमिनेशन है या नहीं है। जहाँ तक पास्चराइजेशन है तो वही लो और हाई टेम्परेचर जो भी हमने डेक्सट्रोज के अंदर पढ़ा है, उससे आप कंटेमिनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। आमतौर पे 10 to 12 आवर्स 60 मिनट्स 10 to 12 आवर्स से लेके 60 मिनट से लेके 10 to 12 आवर्स तक आप टेम्परेचर टाइम स्पैन यूज़ करते हैं टू मेक योर प्रोडक्ट स्टेराइज। अब आर्टिकल्स टू बी स्टेलाइज, किस किस आर्टिकल को आपने स्टेलाइज करना है। रैप्ड और प्लेस इन सूटेबल, जिन आर्टिकल्स को आपने स्टेलाइज करना है उनको कैसे स्टेलाइज करना है। अगर आपके पास कोई सॉलिड कंपाउंड है, कोई मशीन का पार्ट है या कोई ग्लासवेयर है, तो उसको आपने रैप और प्लेस इन सूटेबल कंटेनर टू परमिट पेनिट्रेशन ऑफ सीलेंट एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम कंटेमिनेशन आफ्टर स्टेलाइजेशन। तो आमतौर पे हम लोग जितने भी मेटालिक पार्ट्स हैं या ग्लासवेयर हैं, इनको एल्यूमिनियम फॉयल में रैप करते हैं। एल्यूमिनियम फॉयल में रैप करने के बाद इससे क्या है कि जो रेडिएशन है वो भी इधर चली जाती हैं, और आफ्टर स्टीलाइजेशन जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो वो स्टीलाइज ही रहेगा। ठीक है, तो उसमें रैप करते हैं। शीट्स और बैग मेड अप ऑफ स्पेशल स्टीम पेनिट्रेशन पेपर और पॉलीमेरिक मटेरियल्स आर अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। फर्दरमोर कंटेनर्स और बैग्स इम्परवियस टू स्टीम हैव वेंट्स। इस तरह के भी आप ऐसे बैग जो कि स्टीम से तो इम्परवियस हैं, लेकिन उनमें कोई ऐसे वेंट्स हैं जिनसे स्टीम अंदर जा सके, तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अच्छा, आप लोगों ने कुछ टेस्ट पढ़े होंगे अपने क्वालिटी कंट्रोल के अंदर, जिसमें आपके लीकर टेस्ट है, और इसके अलावा पायरोजन टेस्ट है, इसके अलावा और कुछ टेस्टिंग जो है वो अवेलेबल है। तो आप लोगों ने करना ये है कि मुझे आपने फ़ीडबैक देना है, ठीक है, या क्योंकि ये चीज़ आप लोग क्वालिटी कंट्रोल में पढ़ चुकी हैं तो ये कोर्स का पार्ट है, ठीक है। उसमें लीकर टेस्ट है, पायरोजन टेस्टिंग है, और 1-2 टेस्टिंग और है जो कि हम लोग परफॉर्म करते हैं अपने पैरेंटल्स के ऊपर। तो वो टेस्ट जितने भी हैं वो इंक्लूडेड हैं, ठीक है, वो टेस्ट इंक्लूडेड हैं। रेमिंगटन के अंदर वो टेस्ट दिए गए हैं, वहाँ से आप दोबारा पढ़ सकते हैं, या क्वालिटी कंट्रोल में आपको वो पढ़ाए गए थे वही आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो वो टेस्ट हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर पैरेंटल्स का टॉपिक है, ये इंक्लूडेड है आपकी स्टडी के अंदर। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं आपको पढ़ा दूंगा। अगर आपने पढ़ा है तो वेरी गुड, वही आपने उसको इंक्लूड करना, मैं बार बार चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा। तो जी, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है इंशाल्लाह अगर देखा जाए तो एक चैप्टर हमारे पास पीछे रह गया है, और वो चैप्टर है हमारे पास, बल्कि मैं अभी आपके लिए ज़रा सिलेबस ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ कि क्या चीज़ जो है वो अब रह गई है। जस्ट वेट। जी बेटा, क्या हुआ है? आप करो ना इस पर। ये किसने दी है आपको कॉपी? क्या नहीं आ रहा? क्या दिखाओ, याद तो रहा है, ये देखो, पकड़ो। क्या करना है?
मैं ज़रा आप लोगों का सिलेबस खोल के आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने कितना कर लिया और कितना हमारा रह गया है। जी, हम लोगों ने इमल्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। सेमी सॉलिड्स जो हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। स्टीराइल प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। टेस्ट जो हैं उसमें स्टेरिलिटी टेस्टिंग है, लीकेज है, पैरोजन है और क्लैरिटी टेस्टिंग है। ये इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल है और पैरेंटल्स है, ये आप लोगों ने खुद करना है क्योंकि ये आप लोग पहले कर चुके हैं क्वालिटी कंट्रोल में। पैकेजिंग कर ली है, सेफ्टी मेथड्स कर ली हैं। इस वक्त हमारे पास कोई तकरीबन सस्पेंशन जो है हमारा कोई हाफ चैप्टर रहता है और इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर पैचेस, स्प्रेज, इम्प्लांट, सुचर्स, प्लास्टर्स एंड साशे पैकिंग। 1 2 3 4 5 6, ये 6 किस्म के डोजेज फॉर्म्स हैं जिनके लिए हमारे कुछ इक्विपमेंट्स हमने यूज़ करने हैं। जिसमें हमारे पास जो साशे पैकिंग है ये आप लोग पैकेजिंग के अंदर कर चुके हैं कि हाउ टू पैक साशे, तो तकरीबन कोई 5 ये रह गए हैं। ठीक है, इक्विपमेंट्स फॉर पैचेस, स्प्रेज, इम्प्लांट, सूचर्स एंड प्लास्टर्स। और हमारे पास सस्पेंशन जो है उसके कोई तकरीबन हाफ चैप्टर रहता है, वो मुझे भी देखना पड़ेगा कितना रहता है। तो वो अगर कोई मेरे से शेयर कर दे, मेरे ना अरीज़ ने मेरे से शेयर भी किया था, अरीज़ दोबारा ज़रा शेयर कर दीजिएगा कि आपने कहाँ तक जो है वो किस टॉपिक तक किया था, ताकि मैं फिर उससे आगे आप लोगों को सस्पेंशन जो है वो करवा दूँ। ठीक है जी, होप सो। तीन से एक वीक जो है आपका सस्पेंशन पे लगेगा और एक वीक जो है आपका वो लगेगा इक्विपमेंट्स के ऊपर जो चैप्टर है। तो इस हिसाब से आपका इस वीक कल से मैं इंशाल्लाह इक्विपमेंट्स पे थोड़ा सा इक्विपमेंट या सस्पेंशन को ये कल से मैं शुरू कर दूँगा और विद इन नेक्स्ट वीक और सो आपकी कोर्स इंशाल्लाह जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी, बाकी मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर दूं, अटेंडेंस जो है उसका पोर्टल उन्होंने एक्टिवेट कर दी है और वहाँ पे अब हमें मेंशन करना होगा कि कितने स्टूडेंट्स ने हमें लाइव सेशन में ज्वाइन किया। इस वक्त 48 स्टूडेंट ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है और आउट ऑफ 84 48 इज़ नॉट मोर देन 50%। ठीक है, तो उन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो अगर जिस क्लास के अंदर ये 75% से क्राइटेरिया नीचे होगा उस क्लास को यूनिवर्सिटी फिर खुद से मॉनिटर करेगी और हो सकता है उस क्लास के लिए ये भी कहा जाए कि जो लोग इसमें शामिल नहीं हैं उनको अपडेट किया जाए हमें। ठीक है, तो हो सकता है उन बच्चों के लिए अटेंडेंस का इशू भी बने। सो मेरे पास रिकॉर्ड अटेंडेंस का यहाँ पे पूरा होता है। आप अपने दोस्तों को सबको अगर बताएं कि वो मैक्सिमम मुझे ज्वाइन करें, क्योंकि 75% से कम होगी लाइव सेशन की अटेंडेंस तो फिर डेफिनेटली मुझे जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो मेरे से पूछे कि क्यों कम है और मेरे से डिटेल्स मांगी कौन से बच्चे जो हैं वो रेगुलरली होते हैं और कौन से नहीं होते। और वो डिटेल्स जो हैं वो ऑब्वियसली इसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होती हैं जब हम ये रिकॉर्ड करते हैं वीडियो। ठीक है, सो काइंडली इसको ज़रा थोड़ा सा सीरियस लें और प्रैक्टिकल जो हैं वो आप लोग अपने जो हैं वो आप लिखते जाएं। और दैट साइड कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर पैरेंटल्स, जिसके अंदर लीकर टेस्ट है, पैरोजन टेस्टिंग है, स्टीरिलिटी टेस्टिंग है और ये सारा कुछ जो है ये आपने क्वालिटी कंट्रोल में किया है और ये इस पर्टिकुलर चैप्टर का पार्ट है। ये आप लोगों ने खुद से करना है। अगर आपने क्वालिटी कंट्रोल में नहीं किया तो मुझे बताएं ताकि मैं आपको करवा दूँ ये भी। अदरवाइज़ जहाँ तक मुझे पता है आप लोगों ने किया हुआ है और आप लोगों को इसका पता। ठीक है जी, अगर किया हुआ तो वहाँ से ही आप इसको कॉपी कर लेंगे। तो 1.5 चैप्टर रह गया है, आधा चैप्टर सस्पेंशन का रह गया और एक पूरा चैप्टर रहता है। ये इंशाल्लाह आपका विद इन 2 वीक्स ये कंप्लीट हो जाएगा कोर्स इंशाल्लाह ताला। कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे आप। ठीक है हानिया बेटा, मुझे पता है आपने किया, हानिया नहीं सॉरी आयशा, आपने किया हुआ बिल्कुल सर। अगर हो सके तो इसको भी आप एज इन द फॉर्म ऑफ नोट्स जो हैं अगर आपने बनाया हुआ है, कोई एक बच्चा जो है वो मेरे साथ शेयर कर दे ताकि मैं उनको एक बार देख लूँ कि कहाँ से किया है या जिस बुक से आपने किया है उस बुक की कॉपी जो है उसको आप स्कैन करके तो मुझे व्हाट्सएप कर दें ग्रुप में, तो मैं ताकि उसको देख सकूँ कि कोई चीज़ अगर उसमें कम है तो फिर मैं उसमें ऐड करवा दूँगा आपको। ठीक है जी, सो आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ। अटेंडेंस का मैंने आप लोगों को बता दिया है, सो काइंडली इसको सीरियसली लें और आगे अपने स्टूडेंट्स को बताएं कि अगर 75% से कम होगी तो फिर हम उस क्लास को हमें उस लेक्चर को ओपन करना पड़ेगा और हमें फिर अटेंडेंस में जाना पड़ेगा। 11 से 11 बस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया, बस वहाँ से करना है आप लोगों ने, मैंने भी वही बताना था आपको। चलें, थैंक यू वेरी मच। आप कोई क्वेश्चन करना हो बिल्कुल ठीक है, वो स्लाइड आप शेयर कर दें ग्रुप के अंदर। चलें ठीक है जी, ओके बेटा, कोई क्वेश्चन करना हो तो आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।